क्लासिफिकेशन, फाइलम बताना जरा, कौन से फाइलम का है ये फ्रॉग? एनिमेलिया। बेटा वो किंगडम है, फाइलम इज कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा। डिवीजन वर्टिब्रेट्स में कौन सी डिवीजन में आता है? एग्नैथा में या ग्नैथोस्टोमाटा में? गैनेथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमाटा, जिसके पास जॉ होते हैं। कौन सी सुपर क्लास को बिलोंग करता है? इसके पास पेयर्ड लिम्स है ना? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, 4 लिम्स प्रेजेंट है। कौन सी क्लास का मेंबर है ये? एम्फीबिया। आर्थ्रोपोडा करोगे? एम्फीबिया। कौन से ऑर्डर में आएगा? इसके पास टेल नहीं होती है, टेललेस है, तो एन्यूरा। एन्यूरा इसका ऑर्डर है। जीनस और स्पीशीज कौन सी स्टडी कर रहे हो? राना टिग्रीना। ठीक है, तो ये याद रख लो, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अगर आप इसका हैबिटेट डिस्कस कर रहे हो तो क्या हैबिटेट है बच्चों इसका? कहाँ पाया जाता है? डैम प्लेसेस पे रहता है और पानी के सोर्स के पास रहता है हमेशा। क्यों चाहिए इसे पानी का सोर्स? ब्रीदिंग। एक तो मेटिंग के लिए चाहिए, मतलब बेसिकली एक तो एग ले करने के लिए चाहिए, है ना, पानी में इसका लार्वा हैच होगा। और दूसरा ब्रीदिंग करने के लिए चाहिए। ब्रीदिंग करने के लिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, तो मॉइस्ट स्किन रहनी चाहिए इसकी। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये हाइबरनेट और एस्टिवेट दोनों ही चीजें करता है? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। विंटर में भी सो जाता है, विंटर स्लीप को क्या बोलते हो? हाइबरनेशन। और समर स्लीप को? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन। तो ये हाइबरनेशन एज वेल एज एस्टिवेशन दोनों शो करता है। अगर आप देखोगे इसको अपर साइड से, तो अपर साइड मतलब बोले तो डॉर्सल साइड से, है ना, तो डॉर्सली ये कैसा दिखाई देता है? डॉर्सल साइड कैसी होती है इसकी? ब्लैक और ब्राउन स्पॉट्स वाली, ग्रीनिश कलर की होती है। डॉर्सल अपर साइड से, भाई मेंढक देखा है कैसा दिखाई देता है? तो बेसिकली डॉर्सल साइड अगर देखोगे तो ये ग्रीनिश होगी, ग्रीनिश ब्राउनिश सी भी हो सकती है विद ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स। लेकिन अगर आप इसको वेंट्रल साइड से देख रहे हो, लोअर साइड से, तो कौन से कलर का दिखाई देता है? पेल येलोइश सा। ठीक है, तो ये याद रख लेना। स्किन कैसी होती है इसकी? ड्राई की वो मॉइस्ट? मॉइस्ट। यस, स्किन थिन होती है, मॉइस्ट होती है, स्लाइमी सी होती है, क्यूटेनियस ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे, और स्मूथ स्किन है, रफ नहीं है। वो तो इसके भाई की होती है, टोड की। ठीक है, आप इसकी बॉडी को अगर डिस्क्राइब करो, मतलब शेप डिस्क्राइब करो, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बोल सकते हो। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इसकी, एंड स्ट्रीमलाइंड, मछली के आकार की या बर्ड के आकार की, स्ट्रीमलाइंड, जो इसको पानी में स्विम करने में मदद करे, ऐसी होती है। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि इसकी स्किन के अंदर कुछ पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये अपना कलर भी चेंज कर सकता है? जानते हो ये बात? राना टिग्रीना के लिए दो चीजें याद रखनी है भाई, इनकी स्किन में सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, इनको कलर चेंज करने में मदद कर देते हैं। सो ये कैमोफ्लाज कर सकते हैं, ये कैमोफ्लैज भी कर सकते हैं कलर चेंज करके, और ये मिमिक्री भी करते हैं पॉइजनस इन एनिमल्स की, तो ये अपने आप को बचा सकते हैं। शो बोथ कैमोफ्लैजिंग एंड मिमिक्री।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, इनकी बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं? टेल तो है नहीं जैसे इनके पास, तो इनके पास क्या क्या है? हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक में बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, एंड इनके पास नेक एब्सेंट होती है, और एब्सेंस ऑफ नेक इनको हेल्पफुल इन लीपिंग रहती है। लीपिंग का क्या मतलब होता है? लीपिंग मतलब छलांग लगाना। ठीक है, तो लीप करने में मदद करती है। जो इनकी ट्रंक है, वो ट्रंक कौन से सेगमेंट्स की फ्यूजन से बना होता है? थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर आप थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज कर देंगे तो इनका ये ट्रंक फॉर्म हो जाता है। समझ में आ गई? और ये बात याद रखना, इनकी मॉइस्ट स्किन है तो इसका मतलब है इसके ऊपर क्यूटेनियस ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन करते रहते हैं स्लाइमी सी, और जिस वजह से इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है। ठीक है ना? इज दैट क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखें। अगर हम देखें इनके हाथ और पैर, हाथ को तो आप फोर लिम्स बोल सकते हो, और जो हाइंड लिम्स हैं उनको आप जो है बैक पेयर बोल रहे हो। तो बेसिकली अगर हम देखें हाइंड लिम्स या फोर लिम्स को, तो फोर लिम्स जो है इनके, फोर लिम्स जो होते हैं मेंढक के, वो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। मतलब जब ये छलांग लगाते हैं तो जमीन पर आके शॉक एब्जॉर्बर का काम करना, वो फोर लिम्स का काम है जब ये लैंड बैक कर देते हैं। और अगर हाइंड लिम्स की बात करें, हाइंड लिम्स जो है वो स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, इनको पीछे से धक्का मारने में मदद करते हैं। और हाइंड लिम्स ही हैं जो इनको स्विमिंग में भी मदद करते हैं, हेल्प इन स्विमिंग ऑल्सो, और ये छलांग लगाने में भी मदद करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये भी याद कर सकते हो, अगर आप फोर लिम्ब की बात कर रहे हो तो फोर लिम्ब में क्या डिजिटल फॉर्मूला देते हो फोर लिम्ब का? फोर लिम्ब में थंब होता है इनके पास? तो मैम। हाँ, फोर लिम्ब में सिर्फ चार ही डिजिट्स होती हैं, चार फिंगर्स होती हैं बेसिकली। इनके पास कोई थंब नहीं होता, और वेब भी नहीं होता। वेब नहीं है इसलिए स्विमिंग में मदद नहीं कर पा रहे। तो फोर लिम्ब का फॉर्मूला अगर आपने लिखना है तो डिजिटल फॉर्मूला है 0 2 2 3 3। इसका मतलब है थंब एब्सेंट, एंड इसमें वेब भी नहीं होता, नो वेब। इनकी जो वेब्ड फीट होती है वो हाइंड लिम्ब की होती है, उसमें 5 डिजिट्स होते हैं, 2 2 3 4 3। आपको अपना फेलेंजियल फॉर्मूला याद है? ये फेलेंजियल फॉर्मूला है इन नाइन सभी। थ्री थ्री वन। क्या होता है हमारा फेलेंजियल फॉर्मूला? 9 3 3। बेटा 9 बना दोगे थंब के अंदर फेलेंजेस? कितने फेलेंजेस होते हैं थंब में? 2 3 3 3 करके नहीं लिखा था? टोटल 14 फेलेंजेस होती है भाई। अपना इंसानों का तो याद रख लो, मेंढक का तो बाद में याद रखोगे। ये फेलेंजियल फॉर्मूला है अपना। थंब में 2 फेलेंजेस होती हैं हमारे, फिंगर्स में 3 3। तो ये जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा इस फॉर्मूले का क्या मतलब है। ये थंब के लिए आता है, ये बाकी फिंगर्स के लिए आता है। ये फेलेंजियल फॉर्मूला है। इसी तरह से आपने अगर मेंढक के लिए लिखा है तो ये इसका फेलेंजियल फॉर्मूला है। कितनी फेलेंजेस हैं, कितनी हड्डियां हैं इनमें? थंब है ही नहीं इस फोर लिम्ब में। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? यस मैम। ठीक है, याद कर लो भाई, याद कर लो, 11th रिवाइज कर लो, मुश्किल हो जाएगी बाद में, बार बार बता रही हूँ इस बात को। नेक्स्ट देखो, हाइंड लिम्स में वेब्स प्रेजेंट है, स्विमिंग में हेल्प कर रहा है तो वेब प्रेजेंट, वेब्ड डिजिट्स होती हैं सारी।
पेप इज प्रेजेंट, तो ये बात याद रखनी है इनके लिए। ठीक है, क्या खाते हैं वैसे ये, इनकी हैबिट क्या है, क्या खाते हैं ये? उड़ती हुई चीजें खाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, कार्निवोरस होते हैं या कार्निवोरस। कोल्ड ब्लडेड होते हैं कि वार्म ब्लडेड? Cold blooded. कोल्ड ब्लडेड। क्या मतलब है इसका? पोइकिलोथर्मिक होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड, क्या मतलब है? टेम्परेचर सराउंडिंग्स के साथ चेंज होता है इनको। यस, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये मतलब है। मोस्टली ये कौन से सीजन में एक्टिव रहते हैं, गर्मी, सर्दी या रेनी? रेनी। रेनी। रेनी सीजन में, तो एक्टिव ड्यूरिंग रेनी सीजन, की बात याद रख लेना। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या याद रखोगे इनके बारे में, इनके मेल और फीमेल को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? Yes, ma'am. बिल्कुल Yes, कर ma'am. सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेल के आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है, और इस चीज को बोलते क्या है, मेल और फीमेल को जब हम आइडेंटिफाई कर सके? Sexual dimorphism. हाँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो मेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि मेल है? साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल फिक्स होते हैं और पॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट डिजिट इनकी। वेरी गुड, 24। वेरी गुड। क्या आपको पता है इनके पास जो है वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना? अ पेयर ऑफ वोकल सैक्स, ये प्रेजेंट है एक तो मेल के अंदर। और दूसरा क्या आपको याद रखना है, मेल्स के जो फर्स्ट इनर फिंगर होती है उसके अंदर एक नुप्शियल पैड या बोल सकते हैं कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। तो जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब के अंदर ही होता है सिर्फ। अगर ये मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग का फोर लिम्ब है जिसमें चार ही फिंगर्स हैं, इसके फर्स्ट फिंगर में इस तरीके से एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं नुप्शियल पैड या कॉपुलेटरी पैड। अच्छा एक चीज बताओ, इसके अंदर, फ्रॉक के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है कि इंटरनल? External. एक्सटर्नल होती है, तो एक्सटर्नल होती है, पानी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। तो इस नुप्शियल पैड या कॉपुलेटरी पैड का क्या काम है, मेटिंग तो होनी नहीं है? एग रिलीज करा तो कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। मैंने यही बोला है अभी स्वाति, मेटिंग तो होनी नहीं है। तो जब मेटिंग नहीं होनी है क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो ये नुप्शियल पैड का क्या काम है? एग रिलीज कराता है। एग रिलीज कराता है। तो बेसिकली मेल फ्रॉग जो है फीमेल फ्रॉग की बैक पर जंप करता है जिससे कि फीमेल इंड्यूस हो जाती है टू रिलीज एग इन वाटर, है ना? और फीमेल को होल्ड करने के लिए नुप्शियल पैड रहते हैं। और बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, टू जंप ऑन द बैक ऑफ फीमेल, दैट इज सूडो कॉपुलेशन। नहीं, हेल्प इन एम्प्लेक्सिस। यहाँ पे इसको बोलोगे हेल्प इन एम्प्लेक्सिस, एम्प्लेक्सिस में मदद करता है ये, टू होल्ड द फीमेल एंड सो दैट फीमेल इज इंड्यूस्ड टू ले द एग्स इन वाटर। ठीक है, क्या फ्रॉग पानी पीता है? फ्रॉग पानी नहीं पीता है ना? तो फ्रॉग जो है डायरेक्टली कुछ च्यू भी नहीं करता है और ना पानी पीता है। तो अगर पानी नहीं पीता तो पानी शरीर में जाता कैसे है? Skin. थ्रू स्किन। हाँ, थ्रू स्किन। तो अगर सपोज करो कि पानी में कोई कंटामिनेशन है, तो कंटामिनेटेड वाटर अगर ये अब्जॉर्ब करेगा तो क्या उसकी कंटामिनेशन से इसकी जान जा सकती है? बिल्कुल चली जाती है। तो इसलिए इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर्स बोलते हैं भाई, याद रखना ये बात, दे आर कॉल्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। क्योंकि अगर पानी में कंटामिनेशन होगी तो ये मर सकते हैं बेचारे। क्लियर है यहाँ तक बात? बताओ भाई, क्लियर? Yes, ma'am. कुछ Yes, इनके ma'am. जनरल कैरेक्टर्स याद कर सकते हो, इनके हेड के बारे में याद कर सकते हो। जैसे हेड की शेप जो है ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर सी होती है, ट्राइंगुलर हेड होता है इनका। ठीक है, इनके पास पेयर्ड नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है।
इनकी जो आईज हैं, आईज में आईलिड्स होती हैं, तो इनकी आईलिड आप याद रख सकते हो। अपर पेयर जो है इमूवेबल आईलिड का होता है, लोअर पेयर जो है, सेकंड आईलिड जो है इनकी, सेकंड पेयर मूवेबल लोअर आईलिड होती है, मूवेबल लोअर आईलिड। और थर्ड आईलिड को क्या बोलते हैं जो इनके पास प्रेजेंट है? Nictitating membrane. निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनको स्विम करते दौरान प्रोटेक्शन देने के लिए है। टिम्पैनम या ईयर ड्रम ये होता है इनके पास। क्या इनके पास एक्सटर्नल ईयर होता है? नो मैम। No, ma'am. नहीं होता। इनका जो टिम्पैनम है, कान का पर्दा, इट रिप्रेजेंट्स ईयर, नो एक्सटर्नल ईयर। पिन्ना विन्ना नहीं होता इनके पास, नो एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टिम्पैनम या ईयर ड्रम जो है प्रेजेंट बिलो एंड बिहाइंड ईच आई, नीचे और पीछे की तरफ है आंख के। ठीक है, इज दैट क्लियर? और दूसरी चीज याद रखें, पिंक पैच की तरह प्रेजेंट रहता है, पिंक पैचेस। तो बेसिकली जो इनके हेड के ऊपर पिंक पैचेस हैं वो टिम्पैनम के होते हैं। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है इनका कि डाइकॉन्डाइलिक? मोनो। नहीं, मैमल्स की तरह होता है इनका स्कल। हमारे स्कल में कितने ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं? 2। एक एम्फीबियन ही तो है हमारे साथ जिसका डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, बाकी सबके मोनो होते हैं। दे हैव डाइकॉन्डाइलिक स्कल। और कितनी हड्डियां होती हैं इनके पास? लगभग 153 बोन्स, इतनी हड्डियां हैं इनके पास। अच्छा, इनकी टंग जो है हमारी तरह पीछे से जुड़ी हुई है कि आगे एंटीरियर जुड़ी हुई होती है? एंटीरियर। इनकी टंग जो है ना ढक्कन की तरह बाहर निकल के आती है, आगे से जुड़ी हुई है, पीछे से खुली हुई है। हमारी उल्टी है, हमारी बैक साइड से, पोस्टीरियर साइड से अटैच्ड है और एंटीरियर साइड से फ्री है, जबकि इनकी एंटीरियर साइड से अटैच्ड है, पोस्टीरियर से जुड़ी हुई है। एंटीरियर साइड से अटैच्ड है और पोस्टीरियर से फ्री है। तो ये शूट आउट करते हैं, अपनी टंग बाहर की तरफ फेंकते हैं ढक्कन की तरह। तो ये बात याद रखें। टंग प्रोट्रूजेबल होती है, प्रोट्रूजेबल मतलब होता है बाहर निकल सकती है, प्रोट्रूजेबल, अटैच्ड एट एंटीरियर एंड एंड फ्री फ्रॉम बिहाइंड। ये याद रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? केस के जनरल कैरेक्टर्स थे सारे। इनकी डेंटिशन बताना कैसी होती है, डेंटिशन? एनी आइडिया अबाउट देयर डेंटिशन? वो भी भाई बच्चों बताओ, डेंटिशन कैसी है इनकी? हम मेंढक के भी तीत होता है, क्या? फ्रॉग के भी तीत होता है। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल सारे दांत सेम होते हैं। तो सारे दांत सेम होते हैं तो होमोडॉन्ट डेंटिशन बोल सकते हो। मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, बार बार झड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, तो इसको पॉलीफायोडॉन्ट बोल सकते हो। ठीक है, एक तो ये याद रख सकते हो। दूसरा ये याद रख सकते हो, इनकी डेंटिशन जो है, आपको याद है एक्रोडोंट पढ़ाई गई थी डाइजेशन वाले चैप्टर में? एक्रोडोंट डेंटिशन, एक्रोडोंट का मतलब क्या था? जॉ बोन के बेस से ही अराइज करता है इनका दांत, बेस से ही, अंदर की तरफ गड़ा नहीं होता हमारी तरह। थीकोडोंट नहीं होती इनकी, इनके दांत जो है
जॉ बोन जो है, जॉ बोन के सरफेस से ही अराइज कर रहा होता है, दैट इज एक्रोडोंट। क्या इनके दांत चूइंग में हेल्प करते हैं? नॉट मेंट फॉर चूइंग। चूइंग में कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ होल्डिंग दी फूड में हेल्प करते हैं, होल्डिंग दी प्रे, प्रे को पकड़ने में बस। इंसेक्ट वगैरह को पकड़ने में मदद करते हैं, लेकिन ये जो है च्यू करने में कोई मदद नहीं करते। क्या मेंढक के पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं? नहीं, बताओ। नो सलाइवरी ग्लैंड्स। मेंढक की तो टंग मैम जो है, हाँ बोलो। इंजेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये इंजेस्ट कर लेते हैं, डायरेक्टली स्वॉलो कर लेते हैं। इनकी टंग की शेप क्या होती है? सांप जैसी होती है, बाइफिड टंग बोल सकते हो, जहाँ पे यहाँ टंग लिखा था अभी आपने। बाइफिड टंग जैसे सांप की होती है, इस तरीके से, बाइफिड। ये याद रख सकते हो आप, ठीक है। बाकी एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है, देखो उसको तो रीड कर लेना, इंसानों जैसी ही बनी हुई है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ना इसके बाद, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो बताना चाह रही हूँ, वो है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता देती हूँ। बता दूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? यस मैम। उसी में से क्योंकि क्वेश्चन आना है। मतलब आप ये समझ लो, ये तो जनरल कैरेक्टर्स थे, तो जनरल कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट थे सारे, वो मैंने आपको करा दिए जनरल कैरेक्टर्स। ये आपको पता होने चाहिए जो जनरल कैरेक्टर्स लिखे हैं, और बाकी आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जो फ्रॉग है वो डायोशियस ऑर्गेनिज्म है, मेल फीमेल अलग होती हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, ये सब पता होना चाहिए। मेल के पास वोकल सैक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। नुप्शियल पैड है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फ्रॉग के अंदर बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है। कैसे क्लोजली लिंक्ड है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलें कि ये मेल फ्रॉग के अंदर किडनीज है, मान लेते हैं ये पेयर्ड किडनी है इनकी, ठीक है। यहाँ से किडनी में से यूरिन निकला और ये ट्यूब्स के थ्रू पास हुआ। इन ट्यूब्स को आप यूरेटर बोल सकते हो अभी। किडनी, यूरेटर, ठीक है। और ये जो है आके खुल जाता है इनटू अ कॉमन सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है इनके पास वो सैक लाइक स्ट्रक्चर? दैट इज क्लोएका। क्लोएका। और ये है क्लोइकल ओपनिंग, क्लोइकल अपर्चर लिख सकते हो। और जाहिर सी बात है इनके पास ब्लैडर भी होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सो बेसिकली क्लोएका जो है ना, वो आप बोल सकते हो एक्सक्रीटरी वेस्ट एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन सभी के लिए कॉमन चेम्बर है, जो आके इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर। तो जो मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग में क्या होता है, टेस्टिस जो है फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से लिंक्ड होती हैं किडनीज से। यहाँ पे फोल्ड रहता है, पेरिटोनियल फोल्ड, जिसको आप मिजोरकियम बोलते हो, मिजोरकियम। मिजोरकियम से टेस्टिस अटैच्ड होती हैं, ये ओवल शेप की टेस्टिस होती हैं। और इस फोल्ड को बोलते हो मिजोरकियम। ये दूसरी साइड भी है, ये रही टेस्टिस, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आप इंटरनली देखोगे तो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो देखो कैसे पास करते हैं। जैसे लेट अस से दिस इज किडनी, ये यूरेटर है, तो अंदर पूरा डक्ट सिस्टम सा बन जाता है।
ये डक्ट सिस्टम का ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछा जाता है। देखो ये रहा, तो बेसिकली ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस से जो भी स्पर्म प्रोड्यूस हुए वो अल्टीमेटली लंबी लंबी ट्यूब्स के थ्रू पास करते हैं, जो 10 से 12 होती है नंबर में। इन ट्यूब्स को आप बोल रहे हो वास इफरेंस। ये 10 से 12 है एक साइड पे, वास इफरेंस। वास इफरेंस से स्पर्म मूव करते करते कहाँ जाएंगे? तो ये जो लंबी सी आपको कैनाल दिखाई दे रही है, जो ये कैनाल बनी है, दिस इज कॉल्ड एज बिडर्स कैनाल। बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल में ये स्पर्म मूव कर जाएंगे। और बिडर्स कैनाल से ये सब कहाँ जाएंगे? ट्रांसवर्स डक्ट्स के अंदर। ट्रांसवर्स डक्ट कौन सी है? ये जो बीच में आ रही है, ट्रांसवर्स डक्ट। ट्रांसवर्स डक्ट से ये स्पर्म पास करेंगे कलेक्टिंग डक्ट में, ये जो लंबी लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है। दिस कैन बी कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट और लॉन्गिट्यूडनल डक्ट, कुछ भी बोल सकते हो। एंड अल्टीमेटली इस कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए स्पर्म विल पास इनटू यूरेटर। तो आप ये बोल सकते हो मेल फ्रॉग के अंदर यूरेटर इज एक्टिंग लाइक अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसको आप यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोल सकते हो, वुल्फियन डक्ट भी बोल सकते हो। तो मेल फ्रॉग में ये चीज है कि यूरेटर कॉमन पैसेज का काम करता है, जबकि मेल ह्यूमन मेल के अंदर कौन काम करता है? यूरिथ्रा करता है ना भाई, Yes, ma'am. है ना। तो ये याद रखें। इसमें जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो ये सीक्वेंस से है। वास इफरेंस टू बिडर्स, बिडर्स टू ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स टू कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट टू यूरेटर, एंड यूरेटर से क्लोएका। यही क्वेश्चन आया था नीट में। मिजोरकियम याद रख सकते हो, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियल कवरिंग है ऑफ द टेस्टिस। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो मेल फ्रॉग के अंदर आप देखोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली लिंक्ड रहता है। क्लियर है इतनी बात? फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल के अंदर जो भी एग्स रिलीज होते हैं, फीमेल में जो भी एग रिलीज होते हैं, देखो इधर बना हुआ है वैसे तो एनसीईआरटी में, जो भी एग रिलीज हो रहे हैं फीमेल में वो देखे कैसे हैं। ये किडनी, ये यूरेटर, ये क्लोएका, ये क्लोएकल ओपनिंग, ठीक है, ऐसा बना दिया। तो यहाँ पे क्या है, ओवरी जो है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से किडनी के ऊपर लाई तो कर रही है, जिसको आप मीजोवेरियम बोलते हो। यहाँ पे ये ओवरीज बना दी है, ठीक है। इन ये अटैच तो है जरूर किडनी से, बट फंक्शनली लिंक्ड नहीं है। कैसे फंक्शनली लिंक्ड नहीं है? ये जो भी एग प्रोड्यूस करती हैं वो एग सारा पेरिटोनियल कैविटी में इनके रिलीज हो जाते हैं, ये रहे एग। और इन एग को कैच करने के लिए इनके पास ओविडक्ट अलग से होती है। तो बेसिकली ओवरी ने जो एग रिलीज किए उसको कैच करने के लिए ओविडक्ट है, और वो ओविडक्ट की ओपनिंग जो है वो इस तरह से फनल शेप्ड होती है। ये रही ओविडक्ट की ओपनिंग, फनल शेप्ड होती है। तो बेसिकली ओविडक्ट का जो ये फर्स्ट पार्ट है विच इज क्लोजेस्ट टू द किडनी, ये जो है ऐसा फनल शेप्ड रहता है। इसके अंदर ओपनिंग होती है जिसको आप ऑस्टियम बोलते हो, जिसके थ्रू जो है ये एग अंदर चला जाएगा, और ओविडक्ट से होता हुआ ये सारा क्लोएका में खुल जाएगा। और जो टर्मिनल पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, वो एक सैक जैसा हो जाता है, इसको ओवी सैक बोल सकते हो। बेसिकली ओवी सैक जो है वो क्लोएका में ओपन हो जाता है, दिस इज ओविडक्ट। एंड इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको आप फनल शेप लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? बताओ भाई बच्चों, क्लियर है ये बात?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। फीमेल एग लगभग जो है 25 से 3000 एग्स पर डे रिलीज करती है, एट अ टाइम, नॉट अ डे, एट अ टाइम। ठीक है। और इस ये जितने भी एग्स होते हैं वो सारे जेली कोटिंग में होते हैं। ये तो मैंने आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही पढ़ाया था। जेली कोटिंग बहुत बैड टेस्ट की होती है, जिससे कि प्रेडेटर्स हार्म ना कर दें इसके एग्स को। तो ये जेली कोटिंग कौन बनाता है? सिक्रेटेड बाय ओविडक्ट। ये जो आपने ओविडक्ट बनाई है ना, यही सिक्रीट करती है जेली कोटिंग। आप फ्रॉग को रिफ्लेक्स या इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर बोलते हो, क्योंकि जब फीमेल फ्रॉग एग तभी ले करेगी जब एम्प्लेक्सिस होगी, जब मेल इंड्यूस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है। टैडपोल के थ्रू इसकी डेवलपमेंट होती है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलोगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? Indirect. Indirect. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू टैडपोल। टैडपोल हर्बीवोरस होता है कि कार्निवोरस? हर्बीवोरस, जबकि फ्रॉग जो है वो कार्निवोरस होता है। ठीक है। इसके पास लेटरल लाइन सिस्टम होता है मछली की तरह, फ्रॉग के पास नहीं होता, बट इसके पास है लेटरल लाइन सिस्टम। इसके पास गिल्स प्रेजेंट है फॉर रेस्पिरेशन, इट हैज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है। और दूसरी चीज क्या याद रखेंगे? मेटामॉर्फोसिस कराने के लिए, मतलब टैडपोल टू फ्रॉग चेंज कराने के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड होता है फॉर टैडपोल टू फ्रॉग कन्वर्शन? Thyroxine. थायरॉक्सिन, है ना? थायराइड हार्मोन चाहिए। अगर इसकी कमी होगी तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी, तो ये बात याद रखें। ठीक है। गिल्स बहुत जरूरी हैं। गिल्स क्या मेंढक में भी होते हैं? No, ma'am. नहीं होते। अच्छा, एक चीज बताओ, टैडपोल के पास सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने चेम्बर्ड हार्ट होता है? Chamber. 2 चेम्बर्ड, जबकि फ्रॉग का कितना चेम्बर्ड होता है? 3 चेम्बर्ड। हम्म। तो मैक्सिमम चेंजेस जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आते हैं। ठीक है। फ्रॉग का हार्ट न्यूरोजेनिक होगा कि मायोजेनिक? Neurogenic. बेटा नॉन कॉर्डेट्स में होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, एक्सेप्ट सिफेलोपोड मोलस्क। बाकी जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनका हार्ट कैसा होता है? Myogenic. मायोजेन। यस। ठीक है। याद करो ये सारी चीजें, किंगडम भी पढ़ लो थोड़ा सा। और बस इतना ही बहुत है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, एनाटमी वगैरह। बाकी जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन है उसको एक बार रीड कर लेना। एक्सक्रीशन भी बता ही दिया है इसमें मैंने आपको। अच्छा, एक्सक्रीशन में बताओ, ये यूरियोटेलिक कौन होता है और अमोनोटेलिक कौन सा होता है इनमें से? यूरियो टैडपोल नहीं, अमोनो टैडपोल और यूरियो फ्रॉग। यस, फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, यूरिया प्रोड्यूस करता है, एंड अमोनोटेलिक इसका टैडपोल होता है। ठीक है ना? चलो बच्चों, तो आज के लिए और इस सेशन के लिए मैं यहीं तक रख रही हूँ बस। इस सेशन के लिए मतलब फॉर टाइम बीइंग। वंस आई कम बैक देन आई विल टेक दी वो टेस्ट सीरीज। ठीक है। और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ और विश करती हूँ आप सभी बच्चे सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे आप। ठीक है। और थोड़ा सा मस्ती को थोड़ा साइड कर दोगे, क्योंकि अब बहुत क्रूशियल टाइम है और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब आप लोगों से हमें उम्मीदें हैं, और इस उम्मीद पे मतलब जितनी भी मैंने बातें बोली या कुछ भी बताया आपको, वो सिर्फ इसलिए कि मैं आपको ये बोल सकूं कि आप पढ़ते रहो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। देखो डॉक्टर आप बच्चों में से ही कोई ना कोई बनता है, तो आपको ये समझना है कि आप सभी के पास वो पोटेंशियल है कि आप सब डॉक्टर बन सकते हो, तभी आप रैंकर्स में हो, है ना? और सारे टीचर्स की बहुत आशा जुड़ी हुई है तुम लोगों से। तो इसलिए बस यही एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे से पढ़ाई करोगे, और जितना भी टाइम अब आपके पास रहता है 5-6 महीने का,
उसको बहुत दिल से जी जान लगा के मेहनत करके आप अपनी एक अच्छी सी सीट सिक्योर करोगे। लेकिन आपको ये पता है 670 नंबर, 677 नंबर, ये सब कोई मायने नहीं रख रहा। ये सब कोई मायने नहीं रख रहा। आपको अगर आरएमएल में पढ़ना है तो इतने नंबर काफी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरएमएल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, है। आपको अगर एटलीस्ट पढ़ना है तो मैमसी का सपना तो देखोगे ना। चलो एम्स छोड़ दो फिर, वैसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, एम्स दिल्ली सपना होना चाहिए, पर उस सपने को फिर पूरा करने के लिए तो 715 नंबर, 720 नंबर चाहिए भाई। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो बेटा, वो सब तभी कामयाब हो पाएगी जब आप उसको राइट डायरेक्शन में सही तरीके से फोकस करके, सही तरीके से मेहनत करके करोगे। और अगर ये याद रखो कि ये आपका करियर बिल्डिंग टाइम है, ना कि मतलब दोस्ती यारी हंसी मजाक, ये सब तो चलता रहता है। अगर आपने अपने लिए सही में एक करियर सोच रखा है और उस प्रोस्पेक्ट पे काम करना चाहते हो तो बहुत फोकस होके पढ़ाई करें बच्चों। बहुत आसान है जो चीज की आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन इसको और आसान बनाना है तो सिर्फ मेहनत करनी है। उस मेहनत करने से अभी मेरे को पता है कुछ बच्चे कतरा रहे हैं या ढील दे रहे हैं। बेटा ढील देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लाखों बच्चे हैं, 20-22 लाख बच्चे जो पेपर देते हैं, उनमें सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना जो ढील दे रहे हैं। उनमें से कम लाख बच्चे तो हैं जो बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तुम उनमें से हो एक। तो अब तुम ये देखो कि तुमको कितनी पढ़ाई करनी है और ये कुछ महीनों की बात रह गई है। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको डेली डेली रिमाइंडर की जरूरत है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब आपको खुद ही अंदर से लगना चाहिए कि टाइम बहुत पास आता जा रहा है ना। और सारी चीजें आपके पास है, नोट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, एवरीथिंग यू हैव। आप जो है रिवाइज करो, एनसीईआरटी जितनी बार टेस्ट देते हो उतनी बार एनसीईआरटी रीड करो। बायो में तो आप ये समझ लो आपको 360 में से 360 लाने हैं, आपको एनसीईआरटी टिप्स पे होनी चाहिए। बट जैसा कि हम जानते हैं इस बार एनसीईआरटी से बहुत सारे टॉपिक्स हट गए हैं 11-12 से, तो ये मान के चलो कि वो हटेंगे आपके नीट में नहीं, मान के तो आप यही चलो, आपको वो पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। क्योंकि बाकी जितने ऑल ओवर इंडिया बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके एनसीईआरटी, उनके पास तो दूसरी बुक्स है ना अपने स्टेट बोर्ड्स वाली, उनमें से थोड़ी वो टॉपिक्स हट चुके हैं, आपके एनसीईआरटी में से हटे हैं। हम बोलते हैं नीट का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, ठीक है, वो बच्चे भी एनसीईआरटी रेफर करते हैं अगर और कोई स्टेट बोर्ड्स के होते हैं। बट क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है जब तक आपका जो है फाइनल सिलेबस रिलीज नहीं होता, तब तक तो मान के चलो, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहें, अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि उम्मीद है कि आप लोग सभी, एक नहीं सारे सारे बच्चे जो हैं डॉक्टर बनने के काबिलियत रखते हैं और बनेंगे भी। बट प्रोवाइडेड वो एंड में पता चलेगा जब मैं अब जब वापस आऊंगी अप्रैल की सीरीज आपके साथ ज्वाइन करूंगी, कि आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सही में ये 5-6 महीने यूटिलाइज किए, क्योंकि उसमें नंबर आएंगे, उसमें पता चल जाएगा आपने मेहनत करी है कि नहीं। तो तब तक के लिए मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ के रखेंगे, करेंगे भाई, अच्छे से मेहनत करोगे। Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. ठीक है। और अपने पढ़ाई का टाइम जो है 2x टाइम्स बढ़ा दें, और जिनका ऑलरेडी कम था वो 5x 10x टाइम्स बढ़ा दें भाई। अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, इंस्टीट्यूट में बिल्कुल भी मटर गश्ती और या फिर टाइम पास ये सब ना करें बच्चों, और यूटिलाइज करें सारा, एक एक मिनट को यूटिलाइज करें, ठीक है ना। चलो वैसे अदरवाइज आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे तो आओगे आप लोग, तब मिलती हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। Thank you, ma'am. चलो ओके, Thank you. ओके Thank you, बच्चों, ma'am. ओके बाय बाय, थैंक यू। ओके बच्चों।